हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती और आशीष की शादी को 15 साल हो गए थे और उन दोनों की 4 बेटियां थी। वैसे तो कहा ये जाता है कि ससुराल वाले बहुओं पर जोर देते हैं कि वो उसे बेटा दे, लेकिन यहाँ आरती और आशीष के घर में तो उल्टी ही गंगा बहती थी। जहाँ आरती एक बेटी का सुख पाना चाहती थी, वहीं आशीष जरा भी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करता था। इसीलिए एक दिन आशीष उसे समझाते हुए कहता है, सुनो, हमारी पहले ही 4 बेटियां हैं और अब तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। अगर तुमको इस बार फिर से लड़की हुई तो तुम क्या करोगी? अरे शुभ शुभ बोलिए, ऐसा नहीं होगा। देखना, इस बार कृष्ण जी खुद मेरी कोख के द्वारा इस दुनिया में जन्म लेंगे। कल तो कृष्ण भगवान मेरे सपने में भी आए थे और उन्होंने मुझे इशारा दिया कि लड़का ही होगा। तभी उसके कमरे में आरती की सास आकर कहती है, हाँ, भगवान को सारी दुनिया के काम छोड़कर यही काम है कि वो तेरे सपने में आकर तुझे ज्ञान दे। बहू बेटे बेटी में फर्क नहीं होता। अब तो बच्चा जनने की फैक्ट्री बनना बंद कर दे। आसपास वाले लोगों को लगता है कि हम जबरदस्ती लड़के के लालच में तुझसे ये सब करवा रहे हैं। माँ जी, मैंने आपको बोल दिया ना, मेरे 5 बच्चे हो या 15, लेकिन लड़का तो मैं पैदा करके ही रहूंगी। दिन बीतते हैं और आरती अपनी जिद पर कायम रहती है और उसे 6वां महीना लग जाता है और एक दिन उसकी बड़ी बेटी शोभा उसके पास आकर कहती है, मम्मी मुझे नई चप्पल चाहिए। देखो ये वाली कितनी टूट गई है। इसको पहनकर चलने से पचपच जैसी आवाज आती है। अरे जब देखो ये चाहिए वो चाहिए, मैं कहाँ से पूरा करूँ ये सब? तुमको खिलाऊं या तुम्हारी इच्छाएं पूरी करती चलूं? इतना कहकर आरती अपनी ही 12 साल की बड़ी बेटी को दुत्कार देती है और ये सब मालिनी दूर से देख लेती है और वो अपनी बड़ी पोती के आंसू अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछकर उसे कुछ पैसे पल्लू से निकालकर दे देती है। दिन बीतते हैं और आरती बस लड़के होने के सपने सजाने लगती है और उसे कुछ महीनों बाद लेबर पेन होता है और उसकी डिलीवरी के बाद उसे पता चलता है कि उसने एक और लड़की को जन्म दिया है। जिसके बाद आशीष बच्ची को गोद में लेकर उसके पास आकर कहता है, उठो आरती और देखो कितनी सुंदर और प्यारी बेटी हुई है हमारे घर लक्ष्मी आई है। अब क्या देखो इसका मुंह में। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी गोद में कृष्ण दूंगी और देखो एक और लड़की हो गई। अच्छा, तुमको यही दुख है कि एक और बेटी हो गई और तुम मुझे कृष्णा नहीं दे पाई? तो ये लो, आज से इस बच्ची का नाम मैंने कृष्णा रखा। हो गई अब तुम्हारी बात भी पूरी ना? चलो अब खुश हो जाओ। जिसके बाद आरती अपनी बेटी कृष्णा को बेमन से गोद में ले आशीष के साथ अपने ससुराल आती है और उसकी सास मालिनी आरती उतार कर अपनी 5वीं पोती और बहू बेटे का स्वागत करती है। तभी वहाँ भागकर आरती की दूसरी 12 साल की बेटी रोमा आकर कहती है, माँ दिखाओ ना, कहाँ है कृष्णा? मुझे उससे खेलना है। कहाँ है मेरा भाई? भाई नहीं, बहन है ये तेरी। बहन को तू ही पकड़, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शर्म कर बहू, अपनी कोख से जनी बच्ची के बारे में ऐसा बोल रही है। अगर तुझे अपनी बेटियां नहीं संभालनी तो मत संभाल, मैं संभाल लूंगी। लेकिन खबरदार, अगर मेरी पोतियों को कुछ भी बोला। चल रोमा मेरे साथ, तेरी माँ की तो बुद्धि ही भ्रष्ट है। जब इसको अकल आ जाएगी तो इसे सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर मालिनी रोमा को अपने साथ ले जाती है। दिन बीतते जाते हैं और सब ऐसा ही चलता रहता है। आरती अपनी 5 बेटियों से ढंग से बात तक नहीं करती थी। तभी एक दिन मालिनी अपनी तीसरी पोती, जो कि महज 10 साल की थी, और चौथी पोती, जो कि महज 8 साल की थी, जिनका नाम सिमरन और मिनी था, उनके साथ अपने कमरे में बैठी होती है। तभी सिमरन कहती है, दादी, माँ हमको प्यार नहीं करती क्या? अरे पगली, कौन सी माँ अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर माँ हमसे प्यार करती हैं, तो हमसे बात क्यों नहीं करती और हमारे साथ खेलती क्यों नहीं है? बेटे बस वो थोड़ी नाराज है, जब मान जाएगी तो सबके साथ खेलेगी। दिन बीतते हैं और एक दिन आरती की 5 बेटियां साथ में कमरे में खेल रही होती है और तभी आरती अपनी सास और पति
दोनों से चिल्लाकर दूसरे कमरे में कहती है। अरे क्या गलत बोल दिया मैंने? अगर मैं ये कहती हूँ कि हमको फिर से एक बेटे की कोशिश करनी चाहिए और अपनी 2 बेटियों को अनाथ आश्रम में दे देना चाहिए। अरे घर का वंश कैसे आगे बढ़ेगा अगर बेटा ना हुआ तो? बहू, इतना गलत बोलने से पहले तेरी जुबान जल क्यों नहीं गई? तू अपनी ही बच्चियों को अनाथ बनाकर कैसे छोड़ सकती है? माँ जी आप तो चुप ही कीजिए। आपको तो कुछ सालों में स्वर्ग सिधार जाना है, लेकिन कल को मेरे बुढ़ापे का सहारा तो मेरा बेटा ही बनेगा ना। मैं ये 5 बेटियों वाली माँ होने का कलंक लेकर नहीं जी सकती। मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब फैसला आपके हाथ पे है। धीरे बोलो आरती, हमारी बच्चियां सुन लेंगी। भगवान के लिए चुप हो जाओ। मैं कल ही अपनी 2 बच्चियों को अनाथ आश्रम छोड़ाऊंगा। आशीष आरती को शांत करने के लिए उसे झूठा दिलासा देता है, लेकिन ये सब बातें दूसरे कमरे में खेल रही उसकी बच्चियां सुन लेती है, जिसके बाद वो बहुत रोती है। अगली सुबह जब आशीष उनके कमरे में जाता है तो उसको वहाँ उसकी बड़ी बेटी की लिखी चिट्ठी मिलती है, जिसे वो आरती और मालिनी के सामने पढ़ते हुए कहता है, जिस पर लिखा था। पापा, मैं जानती हूँ कि आप हमको कल अनाथ आश्रम छोड़ के आने वाले हैं, क्योंकि माँ हमको पसंद नहीं करती, लेकिन हम आप लोगों पर और बोझ नहीं बनेंगी, इसीलिए हम आपको छोड़कर जा रही हैं। पापा, मुझे लगता था कि आप हमेशा हमारे साथ होंगे, लेकिन आपने भी हमें छोड़ दिया। भगवान मुझे अगले जन्म में आपका बेटा बनाकर भेजे। अरे मेरी बच्चियों, मैंने तो तुम्हारी माँ को शांत करने के लिए झूठ बोला था। मुझे क्या पता था कि तुम वो सब कुछ सच मान बैठोगी। अरे आरती, ये क्या कर दिया तुमने? अब कहाँ तलाश करूं अपनी बच्चियों को मैं? ना जाने मेरी फूल सी बच्चियां कहाँ भटक रही होंगी। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। अरे तू एक औरत होकर दूसरी औरत के दुश्मन कैसे हो सकती है? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तेरी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। मालिनी जैसे ही ये कहती है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और आशीष उसे संभाल कर हॉस्पिटल ले जाने के लिए हाथ लगाता है। और जब आरती उसको सहारा देने लगती है तो वो बोलता है, खबरदार, मेरी माँ को हाथ लगाया तो ये भी औरत ही है, छूना भी मत इनको। आशीष, मुझे माँ जी को हॉस्पिटल ले जाने में तो आपकी मदद करने दो। अगर इनको कुछ हो गया तो? बोल दिया ना, दूर रहो मेरी माँ से। अरे तुम जैसी औरत से तो मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि तुम औरत होकर औरत जात की दुश्मन हो। तुम मेरा पूरा परिवार खा गई। इतना कहकर आशीष अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है और आरती पछतावे की आग में जलती है और अपनी बच्चियों को किसी तरह ढूंढकर उनसे माफी मांगकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। और तब तक मालिनी को भी होश आ चुका था और वो अपनी बहू के साथ अपनी 5 पोतियों को देखकर खुश हो जाती है। और आरती कहती है, माँ जी मुझे माफ करना। मैं ये कभी नहीं समझी कि 5 बेटियों की माँ होने का सुख क्या होता है। जब ये गई तो मुझे लगा मेरी दुनिया ही चली गई। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, तुझे अकल आ गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तू चिंता मत कर, अभी देर नहीं हुई है। अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा और उन्हें बड़ा कर, ताकि वो खुद के पैरों पर खड़ी हो जाए और जमाना तेरी मिसाल दे कि देखो, लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। जिसके बाद आरती सबसे माफी मांगती है और अपनी बच्चियों की परवरिश अच्छे से करती है। उसकी 2 बेटियां सरकारी स्कूल में नौकरी करने लगती है और 3 बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन जाती है और हमेशा आरती और आशीष का साथ देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़के और लड़कियां एक समान होते हैं, इनमें फर्क करना गलत है। अगर निहाल करना होगा तो बेटी भी कर देगी और बर्बाद करना होगा तो बेटा भी कर देगा। इसीलिए सोच बदलिए, तभी देश बदलेगा। यार मधुरा, कैसी है तू? क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस बैठी हूँ, इंस्टा चला रही थी। यार कई दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। चल हम शॉपिंग पर चलते हैं। सही कह रही है, वैसे भी विंटर आ रही है तो कुछ कपड़े तो लेकर आने ही हैं। पर यार जाएंगे कहाँ शॉपिंग के लिए? मिल तो सही, मैं अपने आप लेकर चलूंगी तुझे। चल ठीक है, मैं 12 बजे तुझे मेट्रो स्टेशन पर मिलती हूँ। इतना कहकर सिया फोन रख देती है और रेडी होना शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो रेडी होकर घर से निकल जाती है और मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मधुरा को कॉल करती है। कुछ ही देर में मधुरा भी वहां आती है और तभी सिया बोलती है, यार अब तो बता दे कि हम दोनों जा कहाँ रहे हैं। अरे मेरी जान, हम दोनों सरोजनी नगर जा रहे हैं।
शॉपिंग के लिए। मैंने ना इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, शॉपिंग की, फूड की। वहाँ ना बहुत सस्ते और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। वाह यार, सही है, चल जल्दी चल। दोनों सहेलियां जल्दी से मेट्रो में बैठ जाती है और सरोजनी नगर मार्केट पहुंच जाती हैं। सिया और मधुरा चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगती है। तभी सिया बोलती है, यार वो देख, 150 के 2 टॉप मिल रहे हैं। और वहाँ देख, लिखा है कोई भी जूता लो बस 200 में। ओए उधर देख, कितना सेक्सी आउटफिट है, वो भी बस 300 में। यार यहाँ तो बहुत कुछ है, आज तो कट्टे भर भर के शॉपिंग करेंगे। इतना कहकर दोनों सरोजनी नगर मार्केट घूमना शुरू कर देती है और कपड़े खरीदती जाती है। दोनों को शॉपिंग करते करते शाम के 4 बज जाते हैं, जिसके बाद हाथों में ढेर सारे बैग लिए दोनों घर वापस आती है। सिया भी मधुरा के साथ ही उसके घर आती है और जिसके बाद दोनों अपने लाए हुए कपड़ों को पहन कर ट्राई करती है। सिया एक रेड कलर का क्रॉप टॉप पहनकर मधुरा को दिखाती है और बोलती है, देख यार, ये वाला टॉप मैंने 75 रुपए में लिया है बस। कितना सेक्सी है ना, ब्लू डेनिम के साथ कितना कूल लगेगा। हाँ सही कह रही है, मैंने भी लिया है 50 रुपए में, ये येलो वाला। यार आज तो दिल खुश हो गया, अब तो मैं हमेशा सरोजनी के कपड़े पहनूंगी। ऐसे ही कुछ देर बीत जाने के बाद सिया अपने शॉपिंग बैग्स लेकर वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ सिया की माँ नेहा उसके हाथों में इतने सारे कपड़ों के बैग देखकर बोलती है, सिया ये सब क्या है? अरे इतने सारे कपड़े, पहले ही घर की अलमारियों को सांस नहीं आ रही तेरे कपड़ों से, और अब तू और ले आई। अरे माँ, वो सब पुराने हो गए हैं, आप चाहो तो दान में दे दो। अब मैं सारे कपड़े बस सरोजनी के ही पहनूंगी। कपड़े तो तू बाद में पहनी हो, पहले तू ये बता कि कितने पैसे फूक कर आई है इन सब में? माँ ज्यादा नहीं, बस 2000 के लिए हैं सारे के सारे। क्या बोल रही है, सच में? हाँ माँ, सरोजनी में बहुत सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं, आपके लिए भी लेकर आऊंगी अगली बार। अभी मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे आराम करना है, थक गई हूँ ना। इतना कहकर सिया वहाँ से चली जाती है और नेहा सिया के जाने के बाद उसके लाए हुए सारे कपड़े देखती है और बोलती है, वाह मेरी बेटी तो समझदार हो गई है, एकदम लल्लन टॉप कपड़े लाई है। अब तो मेरी बेटी बस सरोजनी के कपड़े पहनेगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और सिया रोज रोज अपने सरोजनी से लाए हुए कपड़े पहन कर स्टाइल मारती है। कॉलेज से लेकर मार्केट और मार्केट से लेकर हर गली मोहल्ले तक हर जगह उसके फैशन अप टू डेट की चर्चा होने लगती है। ऐसे ही एक दिन सिया मधुरा के साथ क्लब जाती है। सिया वहाँ पर अपना सरोजनी से लाया हुआ शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती है और दोनों सहेलियाँ डांस फ्लोर पर खूब डांस करती है। तभी सिया की सैंडल की हील टूट जाती है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है, तभी वहाँ मौजूद अभय नाम का लड़का उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और बोलता है, हेलो मिस, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, वो मेरी सैंडल की हील टूट गई। ओके, कोई बात नहीं, आइए साइड में आइए, मैं आपको सोफे पे बैठा देता हूँ। जिसके बाद अभय सिया का हाथ पकड़कर उसे सोफे तक ले जाता है और बैठा देता है। दोनों काफी देर तक वहाँ बैठकर बातें करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ मधुरा आती है और बोलती है, ओए तो यहाँ कब आई और ये कौन है? यार ये अभय है, मेरी हील टूट गई थी तो इन्होंने मुझे संभाला और यहाँ तक ले आए। अभय, ये मधुरा है, मेरी दोस्त। हेलो मधुरा, वैसे एक बात कहूँ आपसे सिया? जी कहिए। आपकी ये ड्रेस रियली बहुत अलग है और सुंदर है। पूरे क्लब में आपकी जैसी ड्रेस किसी ने नहीं पहनी। थैंक यू। चलिए मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देता हूँ, काफी लेट हो गया है और आपकी हील भी टूट गई है, तो मैं कार से छोड़ देता हूँ, आराम से घर पहुँच जाएंगी आप। तीनों बातें करते हुए क्लब से बाहर आते हैं, जिसके बाद अभय पहले मधुरा और फिर सिया को उसके घर छोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सिया का सरोजनी के कपड़े पहनने का क्रेज बढ़ता जाता है। अब वो वहाँ से लाए हुए कपड़ों को पहन कर रेडी होती और फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती और उसके स्टाइल को देखते हुए उसकी प्रोफाइल पर लाइक्स और फॉलोअर्स भी बढ़ते जाते। ऐसे ही एक दिन सिया अकेले सरोजनी नगर कपड़े लेने जाती है, जहाँ वो एक ड्रेस को देखकर बोलती है, वाह कितनी खूबसूरत ड्रेस है, सारा की फर्स्ट कॉपी लग रही है।
अगर इसे पहनकर मैं निकलूंगी तो लोग मेरे फैन, कूलर, एसी सब हो जाएंगे। पूछती हूँ कितने की है। हेलो सुनिए, ये ड्रेस कितने की है? मैडम 700 का है। अरे कुछ तो कम कर लो, ये तो बहुत ज्यादा है। सिया की बात सुनकर जैसे ही दुकानदार पलटकर उसकी तरफ देखता है तो सिया के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अभय था। अभय सिया को देखकर बोलता है, अरे आप? जी मैं। ये शॉप आपकी है? जी, यह मेरी शॉप है। यहाँ सरोजनी नगर में ही हमारी बहुत सारी शॉप हैं। हाय, मेरी तो निकल पड़ी। अब तो मैं इसे ही बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। क्या हो गया? आप कहाँ खो गयी? कहीं नहीं, तो आज आप मुझे शॉपिंग करवाइए। वैसे तो मैं सारे कपड़े सरोजनी के ही पहनती हूँ, यहीं से शॉपिंग करती हूँ। आज आप करवा दो, चिंता ना करो, बिल मैं ही दूंगी, आप बस कंपनी देना। सिया की बात सुनकर अभय हंसने लगता है और फिर वो सिया के साथ सरोजनी में उसे शॉपिंग करवाने लगता है। काफी वक्त बीत जाता है और सिया की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद अभय उसे वही ड्रेस गिफ्ट करता है जिसका प्राइस पूछते हुए वो उसकी शॉप तक आई थी। फिर सिया अपने घर आ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सिया और अभय की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सिया अभय से बोलती है, अबे तुम तो जानते ही हो कि मुझे सरोजनी के कपड़े पहनने का कितना शौक है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं सरोजनी नगर मार्केट की शॉपिंग का व्लॉग बनाकर पोस्ट करूं। इससे तुम्हारी शॉप का और मेरा भी दोनों का ही नाम होगा। ठीक है सिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। सिया जल्दी से अभय को हक कर लेती है और इसके बाद अभय की और मधुरा की मदद से सरोजनी नगर के कपड़े पहनकर सिया शॉपिंग के व्लॉग बनाना शुरू कर देती है और उनको YouTube पर पोस्ट करना शुरू करती है और उसकी वीडियोस को लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाने लगता है। अब सिया खुद तो सरोजनी के कपड़े पहनती ही थी, साथ ही उसके फैंस भी उसी की तरह सरोजनी के कपड़े पहनने लगते हैं और कुछ वक्त बाद अभय और सिया शादी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।